हेलो बच्चों, हमने एक गीत कविता आरोह 10+2 की आरोह किताब के अंतर्गत एक गीत कविता करी है हरिवंश राय बच्चन की। अब इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ माने क्या होता है? घोंसला होता है या पेड़ की जो खोखल होती है जिसके अंदर बच्चे बैठते हैं, तो वो अपने उस घर से बाहर झांक रहे हैं। तो कहता है किस बात की आशा से वो झांक रहे हैं। तो आप उत्तर लिखोगे। पहले आप कॉमनली बताओगे कि बच्चे अपने माता पिता के वापस घर आने और उन्हें भरपेट भोजन खिलाने और लाड प्यार करने की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। चिड़िया सुबह अपने घर से बाहर निकली है और शाम होते होते वह वापस आती है, दाना इत्यादि चुगकर। बच्चों को आशा है कि उनकी माँ घर आएगी, उनके साथ लाड प्यार करेगी और उन्हें भरपेट भोजन कराएगी, और इसी आशा से चिड़िया के बच्चे चिड़िया का इंतज़ार करते हैं। प्रश्न संख्या 2, दिन जल्दी जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता का पता चलता है। क्योंकि ये जो कथन है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इस कविता में हर अनुच्छेद के बाद दोहराया गया है, बार बार आता है। कहता है इससे कविता की किस विशेषता का पता चलता है। हमने जो उत्तर लिखना है वो ये लिखना है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह वाक्यांश कविता में बार बार आया है। इस वाक्यांश के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि समय परिवर्तनशील और गतिशील है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं। व्यक्ति को समय रहते अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इस नश्वर जीवन का अंत कब हो जाए किसी को नहीं पता है। इसलिए परिवर्तनशील जगत में मनुष्य को शीघ्रता से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना चाहिए और अपनी मंजिल को हासिल करना चाहिए। इस कविता में ये 2 ही प्रश्न हैं अभ्यास के, और अब मैं एक व्याख्या करवाता हूँ, क्योंकि व्याख्या की प्रैक्टिस भी आपने करनी है। व्याख्या किस तरह से करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक अनुच्छेद दिया जाता है, 1 या 2, जिनमें से एक अनुच्छेद की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आती है। तो सप्रसंग व्याख्या जब आती है तो वो लगभग 6 अंक की आती है, 5 या 6 अंक की। उसमें क्या करना है, 3 चीज़ें आपने करनी है। एक तो प्रसंग, दूसरे आपने विस्तार से अनुच्छेद की व्याख्या करनी है, और तीसरे आपने काव्य सौंदर्य लिखना होता है। ठीक है। अब प्रसंग में आप क्या चीज़ें लिखोगे। सबसे पहले जो बुक है, जैसे अपनी है आरोह बाग 2, ठीक है। तो एक आपने लिखना होता है पाठ या कविता का नाम। अभी मैं व्याख्या करके दिखाऊंगा आपको, पूरी तरह से प्रसंग भी लिख के दिखाऊंगा। और एक आपको करना होता है संदर्भ, के इस पैरे में ये जो अनुच्छेद हम व्याख्या करेंगे वो किस चीज़ से रिलेटिव है, किस चीज़ से संबंधित है। तो ये 4 आपको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। एक रचनाकार, सॉरी मैं भूल गया, एक रचनाकार। काव्य है तो कवि और गद्य है तो लेखक लिखते हैं हम, तो रचनाकार का नाम लिखना है। ये 4 चीज़ें आपको प्रसंग में करनी है। व्याख्या मैंने अभी आपको समझाई थी। ध्यान रखना है, व्याख्या और सरलार्थ में अंतर होता है। सरलार्थ उतने ही शब्दों में, पहले दिए गए शब्दों की संख्या जितनी है लगभग उतने ही शब्दों में सरल अर्थ में सरलीकरण के रूप में दिया जाता है सरलार्थ। लेकिन व्याख्या होती है सरलार्थ जमा अर्थात, यानी कि विस्तार से उस अनुच्छेद में आए भावों, विचारों और स्थितियों को समझाना। उसके पश्चात होता है काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में 2 भाग या 2 पक्ष होते हैं। कै में होता है भाव पक्ष, ये 1 या 2 लाइन में आप लिख सकते हो, 3 लाइन तक भी हो सकता है। ये अनुच्छेद की जो बनावट है उसके हिसाब से ही देखना पड़ता है।
तो भाव पक्ष में भाव या मुख्य विचार जो उसमें आए हैं, और उसके पश्चात जो है ख भाग जो होता है उसके अंदर आपने पुनः पॉइंट बनाते हुए आपने लिखना है क्या क्या चीज़ें इसमें। आप अलंकार कौन कौन से हैं, एक से अधिक जो भी अलंकार हैं, कहाँ आया है, क्यों आया है। उसके पश्चात आप रस लिख सकते हो, गुण लिख सकते हो, शब्द शक्ति लिख सकते हो, और कोई विशिष्ट चीज़ आपको लगे जैसे मुहावरेदार भाषा है या लोकोक्तियों का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त आपको तत्सम तद्भव शब्दावली यानी शब्दावली आपको कैसी लगती है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बिंब योजना कैसी है, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो। छंद स्थिति भी बता सकते हो कि मुक्त छंद की रचना है या छंदयुक्त रचना है। अगर छंदयुक्त है तो फिर छंद का नाम बताने की कोशिश करनी है। तो ये चीज़ें आपने जो है काव्य सौंदर्य के ख भाग में करनी होती है। क भाग का नाम है भाव पक्ष, और ख भाग का मैं यहाँ टाइटल बताता हूँ शिल्प पक्ष। शिल्प पक्ष ये लिखने के बाद आप पॉइंट बनाना शुरू कर दें, और अलंकार, रस, बिंब, ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है। देखिए जो अपना एक गीत कविता हमने करवाई थी उसका जो पहला पैरा था, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जो पहला अनुच्छेद था, इस पहले अनुच्छेद की मैं आपको सप्रसंग व्याख्या के बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। पर सबसे पहले हम प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित एक गीत कविता से लिया गया है। ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें ऐसे की ऐसे लिखें ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें वो चीज़ें आनी चाहिए जो मैंने यहाँ डाली हैं। 4 चीज़ें, 3 चीज़ें, एक किताब का नाम आरोह, दूसरा रचनाकार का नाम, और एक रचना का नाम है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत शब्दावली बदल सकती है। तीसरी अगली बात आपने याद रखनी है कि जो काव्यांश शब्द है, अगर हम काव्यांश लिखते हैं तो लास्ट में आएगा लिया गया है, क्योंकि काव्यांश पुल्लिंग एक वचन है। पंक्तियाँ लिखते हैं तो ली गई हैं बहुवचन, स्त्रीलिंग बहुवचन आ जाएगा, और कवितांश है तो भी लिया गया है ही आएगा। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद है संदर्भ। आप चाहो तो प्रसंग के अंदर ही 1-2 लाइन में संदर्भ एडजस्ट कर सकते हो, अन्यथा अलग लिख सकते हो। संदर्भ होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या मामला है, वो मामला इसमें हमें बताना है। कोई भी कहानी शुरू होने से पहले जो मामला बता दिया जाता है, वैसे ही इसमें हमने ये बताना है कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस अनुच्छेद में क्या है। तो इसमें बच्चन जी ने समय की गतिशीलता और आशान्वित होकर मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो इस अनुच्छेद में समय की गतिशीलता और आशान्वित होकर के मंजिल की ओर बढ़ने की प्रेरणा उन्होंने दी है। ठीक है, ये सब लिखने के बाद ये प्रसंग आपका कंप्लीट हो गया। आपने व्याख्या करनी है, जो सरलार्थ जमा अर्थात करते हुए विस्तार से लिखनी है, तो वो मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, वो मैं समझा चुका हूँ। अब आप लिखोगे, उसके बाद व्याख्या पूरी होने के बाद आप लिखो काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में क्या क्या चीज़ें आएंगी? 2 चीज़ें आएंगी। सबसे जो पहले होगी क्या, वो होगा भाव पक्ष। क्या भाव पक्ष? भाव पक्ष में देखिए, बच्चन जी ने माना है कि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता और अनेक प्रकार की आशाएं ही प्राणी को मंजिल की ओर तेजी से बढ़ाती हैं। तो ये इसका भाव पक्ष है। इसके बाद शिल्प पक्ष, ख भाग शिल्प पक्ष। शिल्प माने बनावट होता है, किसी चीज़ की कारीगरी। जैसे हम कोई औजार बनाते हैं तो उसमें क्या क्या मटेरियल किस तरह से प्रयोग हुआ है, कैसे डिजाइन किया गया है, ठीक वैसे ही ये होता है कविता को कैसे डिजाइन किया गया। तो शिल्प पक्ष, बनावट कैसी है कविता की। पहला देखिए, अच्छा होगा आप पहला ये जो मैंने 2 नंबर पर डाला है, इसको आप पहले नंबर पर डाल दीजिए। भाषा सरल सहज खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। ठीक है, सरल सहज खड़ी बोली भाषा का प्रयोग है। चाहें तो दूसरा विशेष आप डाल सकते हो कि जो भाषा है वो मुक्तक छंद की रचना है। ठीक है, अन्यथा मैंने जो सीक्वेंस बना रखे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो पहला है जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
एक से अधिक अलंकार हो तो आप उनका भी नाम दे सकते हो। कभी कभी हम ये बता नहीं पाते कि यहाँ से यहाँ तक ये अलंकार है, तब ऐसे में आप कह सकते हो कि फला अलंकार का प्रयोग किया गया है, यानी अलंकार का नाम लिख सकते हो। सिर्फ एक से अधिक है तो एक से अधिक अलंकारों के नाम आप लिखोगे। उसके बाद देखिए, तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है। तत्सम संस्कृत के शब्द होते हैं और तद्भव संस्कृत के परिवर्तित शब्द होते हैं, और विदेशज जो है उर्दू, इंग्लिश या किसी अन्य विदेशी भाषा के शब्द होते हैं। तो इसमें आप ध्यान से देखोगे तो इन तीनों प्रकार के शब्द मिल जाएंगे। रस कौन सा है? शांत रस है। प्रसाद गुण है। चाक्षुक और गतिशील बिंबों का सटीक और सार्थक प्रयोग हुआ है। बिंब क्या होते हैं ये मैं अलग से किसी वीडियो में आपको समझा दूंगा। उसके बाद है छंद स्थिति, जो पहले बता दी है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ आप लिखोगे मुक्त छंद की रचना है। तो इस प्रकार आपकी पूर्ण व्याख्या होगी जो आपकी 6 अंक की आती है। धन्यवाद।